Hello everyone, this is the second part of the lecture series Practical Criticism, and this is the second part. It means it is theory application, practical criticism on a poem. So in the very first audio lecture I have told you what is practical criticism with definition and key points, and in today's lecture today we are going to discuss practical criticism application, means how to apply practical criticism on a particular text. तो आइए शुरू करते हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को कैसे हम किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सबसे फर्स्ट स्लाइड है जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपके मेंशन किए हैं। मीन्स if you are going to apply practical criticism on a particular text, so what points you have to keep in your mind. So first of all is we have to focus the form of the text, then sound of the text, then words, style or language, images, tone and content of the text. तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अप्लाई कर रहे हैं तो तब आपको ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका फॉर्म कैसा है। मीन्स वो कोई नैरेटिव पोएम है, कोई एपिक पोएम है, या कोई एक सोनेट है 14 लाइन्स का एक शॉर्ट पोएम है। बेसिकली आपको उसका आउटर फॉर्म देखना है, स्टैंजा पैटर्न। नेक्स्ट आपको उसका साउंड देखना है कि जो साउंड है वो एलर्जिक है या हैप्पी साउंड दे रहा है या फिर कोई एक मिजरेबल साउंड है, हॉरिफिक या टेरिफिक साउंड है। कैसा साउंड जो टेक्स्ट है वो कैसा साउंड दे रहा है, आई मीन म्यूजिक। नेक्स्ट आपके वर्ड्स मीन्स यानी जो उसमें आपका जो टेक्स्ट है उसमें किस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं। आर्किक वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स है, या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज किए गए हैं। नेक्स्ट आपको देखना है उसमें इमेजेस, यानी जो फिगर्स ऑफ द टेक्स्ट है कि जो उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है या जो इमेजरी है वो किस टाइप की यूज की गई है। आपका सिमलीज है, मेटाफर्स है, आयरनीज यूज की गई है, किस तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच, किस तरह की लैंग्वेज बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट आपको फोकस करना है कि टेक्स्ट की टोन कैसी है, यानी लाइट टोन है, सीरियस टोन है, लिरिकल है, या फिर थोड़ी आयरनिक एक सकारात्मक टोन है। तो आपको देखना है कि टेक्स्ट की जो टोन है वो किस तरह की है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एंड लास्ट कि इसका कंटेंट कैसा है। कंटेंट यानी कि जो मैसेज है, यानी एक जो मैसेज है, एक जो मॉरल मैसेज जो टेक्स्ट कन्वे करना चाहता है वो क्या है। रियलिस्टिक है, मिथिकल है, मीन्स डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई या फिर कोई मॉरल, कोई रिलीजियस टाइप का कोई मॉरल मैसेज जो आपका टेक्स्ट है वो देना चाहता है। तो बेसिकली आपको ये सारे की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है बेसिकली उसमें हम एक टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट इटसेल्फ। तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स when we are going to apply practical criticism on a text. नेक्स्ट है आपका some terms clarified, यानी जो आपकी पोएम्स है वो किस तरह की हो सकती हैं। यानी जो आपका टेक्स्ट है और जो पोएम है इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव एंड रिफ्लेक्टिव। समटाइम्स अ पोएम मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स, जैसे डिस्क्रिप्टिव प्लस नैरेटिव भी हो सकती है और नैरेटिव प्लस रिफ्लेक्टिव भी हो सकती है। मूड कुड बी लाइट और सीरियस, यानी जो आपका जो पोएम है उसका जो टोन है वो लाइट भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है। लिरिकल टाइप्स, बहुत सारे लिरिकल टाइप्स होते हैं, जैसे सोनेट है, एलेजी है, या फिर वो जो पोएम आप पढ़ रहे हैं वो कोई बैलेट है, ओड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में देना है। एज पीरियड स्कूल, यानी रेनेसां और शेक्सपियरियन। आफ्टर एनालाइजिंग द टेक्स्ट और आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आपको ये भी देखना है कि जो टेक्स्ट है वो किस एज में पर्टिकुलरली लिखा गया होगा।
आपको ये एज्यूम करना है या आपको एनालाइज करने के बाद आपको पता लगाना है कि जो आपका पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो किस एज के बारे में बात करता है। जैसे कोई मेटाफिजिकल, जो अगर उसमें कंसीट्स या फिर बहुत सारे जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स है, कंसीट्स यूज किए गए हैं, विट्स यूज किया गया है, आयरनीज यूज किया गया है, तो हो सकता है वो मेटाफिजिकल एज में लिखा गया हो। या फिर अगर वो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है जिसमें सिंपल इमेजेस यूज की गई हैं और एकदम कॉमन लैंग्वेज यूज किया गया है और पर्सनल फीलिंग्स को शो करता है, तो हो सकता है वो रोमांटिक एज में लिखा गया हो। तो ये आपको टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना है कि जो आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है वो पर्टिकुलरली किस एज के बारे में बात करता है या किस एज की जो टेंडेंसीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो डिफाइन करता है। नेक्स्ट आपका है कि आपको ये भी देखना है कि जो आपका टेक्स्ट है वो कौन से कंट्री के बारे में, बेसिकली कौन से कंट्री के कल्चर को ये शो कर रहा है। यानी आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है वो कोई इंडियन राइटिंग का कोई टेक्स्ट है, अमेरिकन से है, ब्रिटिश से है, ऑस्ट्रेलियन से है या किसी भी नेशन से। आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट बेसिकली यू हैव टू एनालाइज कि किस कल्चर को दिखाता है, किस कंट्री के कल्चर, किस कंट्री की हिस्ट्री या फिर किसके सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में देना है। नेक्स्ट, अगर कोई हिडन इंटेंशन है पोएट का, तो आपको ये चीज भी देखना है कि अगर जो टेक्स्ट लिखा गया है क्या उसके पीछे कोई हिडन इंटेंशन थी राइटर की। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी है टेक्स्ट को पढ़ते समय और उसको पढ़ने के बाद। अब आ जाइए पर्टिकुलरली टेक्स्ट पे कि बेसिकली टेक्स्ट पे हम थियरी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर थियरी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, I have selected this particular poem. The world is too much with us. The world is too much with us. It's a short poem and सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी टेक्स्ट पे, तो आपको टेक्स्ट का क्लोज रीडिंग करना है and on the basis of that close reading you have to analyze the text from the very depth. Okay, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, क्लोज रीडिंग करते हैं टेक्स्ट का। द फर्स्ट लाइन इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, अ sordid boon, the sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything we are out of tune, it moves us not. Great God, I did rather be a pagan, sickle in a creed outtorn. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow this wreath horn. तो ये आपका पर्टिकुलरली टेक्स्ट है। अब इसको हम लाइन टू लाइन थोड़ा देखते हैं क्लोजली। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। यानी यहाँ पे जो नरेटर है, जो पोएट है, वो कहना चाह रहा है कि हम लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है हमारी, उसमें हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। मीन्स हमारा जो एक प्रीसियस जो हमारा टाइम है, जो क्रूशियल टाइम है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं किन चीजों में, मटेरियलिस्टिक चीजों में। यानी एक भौतिकवादी जो संसार है, जो ये नश्वर जो संसार है, उसकी चीजों में, उसकी एक्टिविटीज में, बेसिकली उसके कार्यशैली में हम लोग अपने पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। इसी के साथ जो प्रकृति जो हमारे समीप है, जो हमारे नजदीक है, हम उससे बहुत दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ को बेसिकली मटेरियलिस्टिक आइडियाज में, जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोग अपने आप को बिजी रख रहे हैं। तो इन चीजों में हम क्या कर रहे हैं, नेचर से हम लोग दूर जा रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, अ sordid boon। यानी जो हमारे लिए एक वरदान की तरह है प्रकृति, उससे हम अपने हर्ट को दूर ले जा रहे हैं, अपने आप को दूर ले जा रहे हैं।
द सी दैट बेट्स हर bosom टू द मून, और किस चीज से दूर ले जा रहे हैं हम, उस सी से जो अपने बोजम को एकदम मून के लिए एकदम ओपनली उसको शो कर रहा है। और जैसे जो मून की जो लाइट है, मून लाइट जो है वो जो सी है उसकी वेव्स पे पड़ रही है, एंड दैट लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो पोएट कह रहा है कि ये जो जितनी भी प्राकृतिक जो ब्यूटी है, जो जो नेचुरल ब्यूटी है, उन सब से हम लोग दूर जा रहे हैं। We don't have much time to concern about these beautiful things. हमारे पास टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए, हम टोटली अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी हैं। The winds that will be howling at all hours and are gathered now like sleeping flowers. जो winds जो ये लवली जो एक winds जो ब्लो हो रही है, जो चल रही है, हम इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको देख नहीं रहे हैं, या फिर हम इसको फील नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमारे पास अब वो स्पिरिट भी नहीं रही है जो इन चीजों को फील कर सके, इन चीजों को जैसे फ्लावर्स उसकी फ्रेग्रेंस ले सके। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इन सब चीजों के लिए हमारे पास ना तो टाइम है, ना हमारे पास वो स्पिरिट है जो हम इन चीजों को फील कर सके, इन चीजों से हम प्लेजर ले सके। And that is, I think that is a sadistic thing for the poet. यहाँ पे जो poet है वो एक तरीके से दुखी हो रहा है ये चीजें सोच के कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्रकृति की जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उन सब से दूर जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स। It moves us not, great God, I did rather be a pagan. आगे जो पोएट है वो कहता है कि वो विश कर रहा है गॉड से कि ओ गॉड, आई डिड रादर बी ए पैगन। पैगन होता है कि जो वर्शिपर ऑफ नेचर जिसको हम बोलते हैं, प्रकृति का जो पुजारी होता है, प्रकृति को जो अप्रिशिएट करते हैं उनको हम पैगन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है वो इच्छा कर रहा है कि आई डिड रादर बी ए पैगन स्कल्ड इन ए क्रीड आउट ऑन सो माइट, यानी वो एक पैगन होता, काश ऐसा हो कि वो एक पैगन बन जाए, वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करे, ब्यूटी की जो ब्यूटीफुल जो जितनी भी चीजें हैं उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर सके, उनको फील कर सके। I standing on this pleasantly having glimpse that would make me less forlorn. Forlorn means, forlorn होता है एक वर्ड जिसको हम बेसिकली किसी चीज को जब हम किसी चीज को बाय कहते हैं उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न मीन्स होता है विदाई देना किसी चीज को। तो जो पोएट है उसकी इच्छा है कि शायद वो एक पैगन बन जाए, एक वर्शिपर ऑफ नेचर बन जाए, ताकि जो चीजें उससे दूर जा रही है उन सबको वो देख सके, महसूस कर सके, उनसे वो प्लेजर ले सके। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, एंड एट द सेम टाइम जब वो पैगन बन जाएगा तो शायद वो प्रोटियस को भी देख पाएगा, प्रोटियस द सन ऑफ सी, एंड हियर ऑल ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न। और हो सकता है कि वो जो ट्राइटन यानी कि जो हॉर्न बजाते हैं, शेल बजाते हैं, शेल यानी जो शंख होता है एक तरीके से, ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, ट्राइटन बेसिकली द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ सी, और जो एक तरह से शेल को जब वो बजाते हैं, प्ले करते हैं, तो जो सी की जो वेव्स हैं उसका राइजिंग एंड फॉलिंग उसी से डिसाइड होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, this is the wish of the poet that he might be a pagan so that he can enjoy all types of activities happening in the nature. Okay, so this is a particular text which I have read here. So अगर हम देखें इस टेक्स्ट को देखें, अब हम क्लोजली इसको एनालाइज करें, तो एक शॉर्ट पोएम है जो जिसमें लगभग 14 लाइन्स है। मीन्स it is defined that it is a short poem of 14 lines, so maybe it can be a sonnet. अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम क्या है इसका? ए बी बी ए सी डी ई एंड सी डी सी। तो बेसिकली हम पोएम की देखिए राइम स्कीम देखने के बाद उसको एनालाइज करके हम लोग कह सकते हैं इट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स,
और राइम स्कीम भी इसकी पेट्रार्कन सोनेट से मैच कर रही है। तो इट मीन्स हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो ये पोएम है आपका, ये एक शॉर्ट पोएम है, ये एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट। देखिए आगे मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके थीम क्या है। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ, आई मीन द पोएट, tells us about man's love for money, which is hardly useful for his life. He shows the superiority of nature's beauty over materialistic beauty of life. यानी ये जो पोएम है ये ह्यूमन बींग्स का जो लव है मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, उसको प्रेजेंट करता है और साथ ही दिखाता है कि हम लोग कैसे प्रकृति से और प्राकृतिक जो चीजें हैं उनसे दूर जा रहे हैं डे पर डे। फॉर्म क्या है? इट इज अ सोनेट ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। एज आई टोल्ड यू कि जो पोएम है शॉर्ट पोएम है, हम काउंट भी कर सकते हैं लाइन। देखिए, और राइम स्कीम है इसका ABBA, CDC एंड DCD, यानी एक पेट्रार्कन सोनेट है। टोन जो है इसकी एलेजिक है। एलेजिक क्यों? क्योंकि जो पोएट है वो दुखी हो रहा है, वो कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो प्रकृति से दूर जा रहे हैं, इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो इसकी टोन जो है वो एलेजिक है, सैडिस्टिक टोन है, मॉड्यूलेटेड विद सकरास। लैंग्वेज जो है वो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है इस पोएम का वो बिल्कुल इजी है। अगर आप इसको 1 या 2 रीडिंग में आप पढ़ेंगे और नॉर्मली भी आपको समझ में आ जाएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच, काफी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुए हैं। मेटाफर है, एसोनेंस, सिम्बली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, काफी सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो बेसिकली टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना है कि क्या इसका थीम है, टोन कैसा है, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, लैंग्वेज कैसी है। एंड आफ्टर एनालाइजिंग द टेक्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस एज में लिखा गया होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पोएट है वो प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। लैंग्वेज सिंपल है, कॉमन लैंग्वेज है ना। और जो फॉर्म है वो ये एक सोनेट है। बेसिकली थीम जो है वो प्रकृति के बारे में कंसर्न अबाउट नेचर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को एनालाइज करके हम कह सकते हैं कि ये एक रोमांटिक एज का पोएम है, क्योंकि इसमें ना तो कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज हुए हैं, ना ही इसमें ह्यूमन नेचर की बात की गई है जो 18th सेंचुरी में होती थी। यहाँ पे प्रकृति की बात हुई है। और प्रकृति के बारे में सबसे ज्यादा कौन लिखते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज ही इज कॉल्ड द वर्सिपर ऑफ नेचर। So basically it is a poem written in 19th century romantic age, and it is written by William Wordsworth. Okay, so you have to analyze the text very closely when you are going to apply practical criticism on a particular text. So it's all about the practical criticism. I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको एक बार और अच्छे से टेक्स्ट को एनालाइज करिएगा, एक बार और पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू।